इतिहास के पन्ने खोल के देखिए तो आप जानेंगे कि विश्व स्तर पर कई ऐसे सुपर पावर थे जो बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाए, लेकिन उन्होंने कई सालों तक राज जरूर किया। विश्व स्तर पर ऐतिहासिक तौर से अगर हम देखें तो सबसे पहला सुपर पावर था द साइरस द ग्रेट का बनाया हुआ पर्शिया। 200 साल तक रहा। इतिहास के पन्नों में रोमन एम्पायर 400 साल तक रहा। ग्रीक्स जो थे, अलेक्जेंडर की लीडरशिप में पूरे विश्व स्तर पर उन्होंने अपना कैंपेन चलाया, लेकिन वो भी 300 साल से अधिक नहीं रह पाए। चेंगेज खान, मंगोलिया का रूलर, जिसने लैंड मास का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जिसको ऑक्यूपाई नहीं करा और कैप्चर नहीं करा, वो भी 350 साल के अंदर अंदर अपने एम्पायर को उसके बियॉन्ड नहीं चला पाया, क्योंकि ईस्टर्न साइड पर उसको रोकने वाला चीन था और वेस्टर्न साइड पर रोकने वाला यूरोप की ओर में आइवन द ग्रेट था। इसके बाद अगर हम देखें तो मॉडर्न समय में ब्रिटेन जब से कॉलोनियल पावर बना तो वो भी लगभग 200-225 साल तक कॉलोनियलिज्म करता रहा और एक सुपर पावर बना रहा। लेकिन मॉडर्न समय में अमेरिका जो है वो लगभग पिछले 200 सालों से पावर को असर्ट करता आ रहा है, लेकिन आज की डेट में हम ये जानते हैं कि अमेरिका की खुद की पावर स्ट्रक्चर जो है विश्व स्तर पर चैलेंज हो रही है, भारत जैसे सिविलाइजेशनल पावर से, चीन से और एक इमर्जिंग रशिया से, जो कि उसको यूरोप के स्पेस में चैलेंज कर रहा है। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर एक पावर जिसको आप बिल्कुल निगलेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन इस पावर को इतिहास में ज़्यादा गहराई से पढ़ा नहीं जाता, वो पावर है टर्की की, जो कि एक समय पर ओटोमन एम्पायर था, जिसको उस्मान वन ने स्टार्ट किया और मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क के समय तक 15वीं सदी से लेके 19वीं सदी तक कुछ नहीं तो कम से कम 600 साल तक एक फॉर्मिडेबल पावर रहा। टर्की इस फॉर्मिडेबल पावर को 600 साल तक जब सस्टेन करा तो उसने कोई ऐसा इलाका नहीं था पैसिफिक ओशन से लेके ब्लैक सी तक जिसको उसने ऑक्यूपाई नहीं करा। इस पूरे प्रोसेस में टर्की एक समय भारत पे भी राज करता था अपने ही कजन्स मुगलों के थ्रू। और तो और अगर आप टर्की का ओरिजिन देखें और टर्किश लोगों का ओरिजिन देखें तो आपको जान के काफ़ी हैरानी होगी कि एंथ्रोपोलॉजिकल लेवल पर टर्की का मॉडर्न डे ओरिजिन ट्रेस किया जाता है सिंकियांग प्रोविंस चाइना के, जिसको जिंजियांग नाम से आज की डेट में जाना जाता है। इसीलिए आप देखिए कि उसके एकदम बगल में एक ईस्ट टर्किस्तान नामक एक जगह है जो कि सेंट्रल एशिया और चीन के बीच में एक बफर बनी हुई है। और तो और अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकली टर्क्स को और टर्की को और गहराई से समझें तो आपको जान के ये भी हैरानी होगी कि टर्क्स के कज़न्स ही थे मंगोल्स, जिन्होंने एक समय पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चेंगेज़ खान की लीडरशिप में 350 साल रूल किया। और ये मत भूलिएगा कि यही टर्क्स के दूसरे जो कज़न्स थे वो थे मुगल्स, जिसमें बाबर ने भारत के अंदर आके मुगल एम्पायर की डायनेस्टी को स्टार्ट किया। तो अगर हम मंगोल्स को और मुगलों को जोड़ लें तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि टर्की ने एक समय पर पैसिफिक ओशन से लेके ब्लैक सी तक के इलाके पे राज किया। 650 साल लगभग इस पूरे इलाके पे राज करने के दौरान टर्की ने भारत के ऊपर भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली राज किया। भारत का कोई ऐसा इलाका नहीं था जो वो ऑक्यूपाई नहीं कर पाया एक पॉइंट पे, चाहे उसने वो इलाकों को अपने कज़न्स मुगलों के थ्रू ऑक्यूपाई करवाया हो, और या फिर टर्की ने इस पूरे 600 से 650 साल के रूल में एक इलाका जो सबसे महत्वपूर्ण था जिसको ऑक्यूपाई करके रखा था, वो इलाका था बेसिकली मिडल ईस्ट का। और मिडल ईस्ट में उसके नीचे 2 इलाके, सबसे पहला इलाका फ़िलिस्तीन का जो पैलेस्टीन का इलाका है जिसको आज हम जानते हैं, जहाँ पर इज़राइल है, और दूसरा मक्का और मदीना। ये दोनों भी टर्की के एक पॉइंट पे एक समय पे उसी के कंट्रोल में थे। लेकिन ये जो कंट्रोल था टर्की का, ये सारा कंट्रोल जो उस्मान वन से स्टार्ट हुआ, 15वीं सदी से स्टार्ट हुआ, ये इवेंचुअली आके विश्व युद्ध एक यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 में ख़त्म हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 में ऐसा क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिश की जो आर्मी थी, जिसमें उस समय भारतीय सैनिक भरे हुए थे,
इन भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटिश आर्मी के साथ जुड़े रह के इन्होंने टर्की को डेसिमेट करके उसकी 600, सवा 600, 650 साल की जो ये पावर थी उसको एक ही बार में ख़त्म किया। अगर हम विश्व युद्ध एक का, वर्ल्ड वॉर 1 का एक इतिहास देखें तो तुर्की को, या टर्की का जो टर्किश एम्पायर था, उसको पैलेस्टीन से उखेड़ने वाले भारतीय सैनिक थे। टर्की को इराक, जो कि उस समय मेसोपोटामिया का इलाका हुआ करता था, वहाँ से उखाड़ फेंकने वाले भी भारतीय सैनिक थे। इसके साथ साथ लिवेंथ का जो इलाका, जिसको आज की डेट में हम सीरिया के नाम से जानते हैं, दमेस्कस से लेके अलेप्पो तक का पूरा इलाका, उस इलाके से भी भारतीय सैनिकों ने टर्की को उखाड़ फेंका। और तो और इसके साथ साथ पूरे इस इलाके में जो टर्की का दबदबा था उसको ख़त्म करने में भी भारतीय सैनिकों का बहुत बड़ा रोल था। टर्की जो अपने आप को एक माइटी एम्पायर समझता था, वो ये बात जानता था कि ब्रिटिश उसको हरा रही है, लेकिन उस समय टर्किश लोगों की जो साइकोलॉजी थी, उनकी मानसिकता थी, वो ये हो गई कि हम ब्रिटिश से हार रहे हैं वो तो ठीक है, ब्रिटिश तो एक वर्ल्ड का बहुत बड़ा पावर है, लेकिन ब्रिटिश हमें हरा रही है इन भारतीय सैनिकों के थ्रू। और ये भारतीय जिनके ऊपर हमारे कजन्स ने, मुगलों ने, मंगोल्स ने एक पॉइंट पर आक्रमण करके इनकी टेरिटरी पे राज किया हुआ था, ये भारतीय कौन होते हैं ब्रिटिश के बिहाफ पे हमें हराने वाले। दोस्तों, विश्व युद्ध 1 के दौरान इन भारतीय सैनिकों की वीरता, जिस वीरता के कारण ब्रिटिश ने टर्की को हराया, इस वीरता ने भारत और मॉडर्न डे टर्की के रिश्तों को परमानेंटली लिख दिया। और वो लिखा ऐसे कि टर्की के मन में विश्व युद्ध 1 के बाद ये बात गहरी तरीके से बैठ गई कि भारत और भारतीय सैनिकों ने जिन्होंने हमें हराया है, इनसे बदला लेना होगा, इनको नहीं छोड़ेंगे। जिस दिन मौका मिलेगा, जब मौका मिलेगा और जहां मौका मिलेगा, बदला लेंगे। तो चीज को समझिए, आज की डेट में अगर भारत की किसी भी फॉल्ट लाइन में, और किसी भी फॉल्ट लाइन को टर्की अगर मान लीजिए एक्सप्लॉइट करता है, तो उसकी लकीरें विश्व युद्ध 1 से निकलती हैं, उसकी लकीरें उन भारतीय सैनिकों के थ्रू निकलती हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश की आर्मी में काम कर रहे थे और उस समय टर्की को इन इलाकों से, पैलेस्टीन से लेके, सीरिया से लेके, इराक से लेके उखेड़ फेंक रहे थे, ये सब कहाँ के थे? उस समय ये ब्रिटिश की आर्मी में जो भारतीय सैनिक थे, ये बेसिकली भारत के जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स थे, पटियाला का रूलर, मैसूर का रूलर, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जोधपुर, अलवर, हैदराबाद का रूलर, इन सारे इलाकों के रूलर्स ने अपने अपने इलाकों से, अपने अपने प्रिंसली स्टेट से सैनिक भेजे थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हिस्सा बना के। और उसके बाद टर्की ने इस चीज को बहुत गहरी तरीके से एनालाइज किया कि इन सारे इलाकों को जांचिए और पड़तालिए, और जहां मौका मिलेगा और जब मौका मिलेगा, भारत को जवाब देंगे और भारत को, हमारे को और हमारे इस 600, 650 साल के इतिहास को तोड़ने की सजा देंगे। ये जितने भी प्रिंसली स्टेट्स मैंने आपको बताए, चाहे वो जोधपुर का हो, अलवर का हो, हैदराबाद का हो, इन सारों में से अगर एक ऐसा प्रिंसली स्टेट था जहां से सबसे ज्यादा सैनिक ब्रिटिश की आर्मी में भर्ती हुए थे जिन्होंने टर्की को हराया था, तो वो था पंजाब का राज्य, और वो था प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला। और प्रिंसली स्टेट ऑफ पटियाला के रूलर का दिया हुआ आदेश पंजाब की जनता को कि भरपूर मात्रा में ब्रिटिश का साथ दीजिए, ताकि ब्रिटिश इंडियन आर्मी
विश्व युद्ध एक में अपने वैरियों को हरा पाए। इस कॉन्टेक्स्ट को ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जब सिखों की फौज उस समय इराक पैलेस्टीन से होते हुए सीरिया से निकलते हुए टर्की को उखेड़ फेंक रही थी, उन सिखों के वीरता को भारत में, उन सिखों की वीरता को पटियाला का महाराजा सब प्रेज कर रहे थे, लेकिन उन सिखों के ऊपर मार खाते हुए ये जो टर्किश सोल्जर्स थे, इन्होंने उनके चेहरे नहीं भूले और इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि जिस दिन ज़रूरत पड़ेगी उस दिन बदला लेंगे। विश्व युद्ध एक का एक और इतिहास आपको जानना की आवश्यकता है, और वो जानने की आवश्यकता ये है कि जब विश्व युद्ध एक चल रहा था और उस समय भारत की जो ब्रिटिश इंडिया आर्मी थी उसकी एक टुकड़ी जिसमें लगभग 12,000 सैनिक थे, जब वो टर्की के अंदर घुस गई, अंतोलिया तक पहुंच गई, तो वहां पर टर्की की आर्मी ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और इन लगभग 12,000-12,500 ट्रूप्स जो घुसे, उनमें से उन्होंने लगभग 6,000 ट्रूप्स को कत्लेआम करके विश्व युद्ध एक में जीनोसाइड करके मारा। एक विश्व युद्ध के दौरान टर्की ने भारतीय सैनिकों से अपना बदला लेना चालू कर दिया था। इन लगभग 12,000-12,500 लोगों में से जो घुसे थे, इसमें से कई सिख अधिकारी भी थे और सिखों को मारना और सिखों से बदला लेना अब उनके खून में भर गया था। लेकिन सिखों के साथ साथ जोधपुर, अलवर, इन सारे इलाकों से भी ट्रूप्स गई थी। तो जाहिर सी बात है कि टर्की ने अपना जो माइंडसेट बनाया वो एंटी सिख तो बनाया ही बनाया, लेकिन इसके साथ साथ एंटी हिंदू भी बनाया। विश्व युद्ध एक के दौरान आप सभी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण इंसान का नाम सुना होगा, मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क। मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क 3 लाख ट्रूप्स को लेके टर्किश थंडर कोर का लीडर था। ये टर्किश थंडर कोर की लीडरशिप जो मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क के अंदर थी, ये पैलेस्टीन में पोजीशन थी। और उस समय जब ब्रिटिश के आर्मी जिसमें भारतीय सैनिक थे, जब वो पैलेस्टीन के अंदर पहुंचे, उन्होंने मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क की आर्मी को एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया और उस आर्मी को मार मार के पैलेस्टीन से लिबरेट किया। लिबरेट भी इस प्रकार से किया कि विश्व युद्ध एक का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, दिन बाय दिन का इतिहास, तो आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उस समय भारत की जो ये सैनिक थे, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिस्से थे, इन्होंने मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क और उसकी सेना को पैलेस्टीन से उखेड़ फेंक कर सीरिया के रास्ते टर्की भेजने की मुहिम चलाई। लेकिन जब विश्व युद्ध ऑलमोस्ट पहला वाला ख़त्म हो गया, उस समय परिस्थिति ऐसी थी कि मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क अलेप्पो पहुंच चुका था। अलेप्पो एक सीरिया की सिटी है और वहां पर भारत के सैनिक उसको अभी भी मार भगा रहे थे। लेकिन क्योंकि विश्व युद्ध एक ख़त्म हो गया, तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने तुरंत जो है इंटरवीन करके भारत के सैनिकों को रोका और भारतीय सैनिकों को रोक के बोला कि कोई बात नहीं, अब आगे इसको मत भगाइए, एलेप्पो तक तो ये पहुंच ही गया है, पैलेस्टीन तो लिबरेट हो ही गया है, इसको आगे जाने दीजिए। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस इतिहास के इस इवेंट में। पहला ये कि मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क की जो आर्मी अलेप्पो तक पहुंच गई थी और उसके आगे ब्रिटिश नहीं गए, टर्की ने अपने देश में एक नैरेटिव ये बनाया जो आज तक टर्की की इतिहास की किताबों में लिखा है, और वो ये लिखा है कि टर्की ने ब्रिटिश को अलेप्पो में हराया। जबकि रियलिटी ये है कि टर्की ने या मुस्तफ़ा कमल अतातुर्क ने ब्रिटिश को अलेप्पो में हराया नहीं। विश्व युद्ध एक ख़त्म होने के बाद अलेप्पो में एक आर्मिस्टिस हुआ और इस आर्मिस्टिस एग्रीमेंट के तहत भारतीय सैनिक आगे नहीं बढ़े। और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजिए विश्व युद्ध एक ख़त्म ना होता, तो ये जो ईस्टर्न टर्की और सीरिया के बॉर्डर पे अलेप्पो का जो ये टाउन है, जहाँ पर
भारत के सैनिक खड़े थे, अगर वो आगे बढ़ जाते तो आज ये जो पूरा इलाका एलेप्पो से लेके टर्की के बॉर्डर तक का है, वो पूरा का पूरा इलाका लिबरेट हो जाता। और ये लिबरेट होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहां पर जो लोग रहते हैं वो हैं कुर्दिश लोग। और अगर ये इलाका उस समय लिबरेट हो जाता तो ये भारतीय सैनिकों की सबसे बड़ी वीर गति होती और वीरता होती कि भारत के सैनिक उस समय एक वैरी आर्मी को हराकर कुर्दिश लोगों का साथ देकर एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बना देते। लेकिन इस आर्मिस्ट्रीज के कारण कुर्दिस्तान नहीं बना और ये जो सीरिया और टर्की के बीच का कुर्दिश वाला इलाका जो रह गया, एलेप्पो से लेके ईस्ट टर्की तक, इस इलाके में टर्की कुर्दिश लोगों के ऊपर अत्याचार आज तक करती है। और वो अत्याचार इसलिए करती है क्योंकि कुर्दिश लोग विश्व युद्ध एक खत्म होने के बाद से लेके आज तक टर्की से यही लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईस्टर्न टर्की का वो हिस्सा हमें दे दीजिए जहां पर ऐतिहासिक तौर पर कुर्दिश लोग रहा करते थे और कुर्दिस्तान बनने दीजिए। लेकिन टर्की को लगता है कि ये कुर्दिश लोग टर्की की टेरिटरी को तोड़ना चाहते हैं, सिसेशनिज्म करना चाहते हैं। अब आप सोचेंगे कि वीडियो का टाइटल कश्मीर, थंबनेल कश्मीर, लेकिन मैंने आपके 16 मिनट सिर्फ टर्की के बारे में क्यों बात करी? आपको गेम प्लान अब समझ आएगा। उसका रीजन है, और रीजन ये है कि जो मैंने आपको ये टर्की का इतिहास बताया, इस इतिहास को भारत कभी समझ नहीं पाया। भारत की आज़ादी हुई 1947 में। भारत जब आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद भारत में एक फिलॉसफी और मोरालिटी का रूल चालू हो गया। उस भारत में अब ये बातें बोलने लग गए हम लोग कि नहीं, हम तो एक फिलॉसफिकल मोरल पावर है। लेकिन उस समय हमारे वैरियों ने हमें सबक सिखाने से पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान के साथ 1947-48 में जंग हुई, 1965-1971 फिर से जंग हुई। पाकिस्तान के साथ भारत की जितनी जंगें हुई ऐतिहासिक तौर पर, इस हर एक जंग में पाकिस्तान का साथ टर्की ने दिया। टर्की एक ऐसा देश था जो हमेशा से उस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता था, और भारत एक ऐसा देश था जो टर्की को समझ ही नहीं पाया, टर्की के इस इतिहास को समझ नहीं पाया। और इतनी मूर्खता भारत की सरकारों ने की कि आज की डेट में यदि आप में से कोई दिल्ली रहता है तो आप ये बात भी जानेंगे कि दिल्ली में एक बड़ी मशहूर सड़क है जिसका नाम ही है मुस्तफा कमल अतातुर्क मार्ग। आपने उस व्यक्ति के नाम पर एक सड़क बना दी और आज तक वो सड़क रखी, और वो भी उस देश के उस व्यक्ति के नाम पर जिस देश ने भारत की धरती को तोड़ने की कसम खाई हुई है। क्योंकि ये बंदा मुस्तफा कमल अतातुर्क और उसके बाद से लेके जो मॉडर्न टर्की के लीडर्स हैं, इन सभी के मन में एक ही थॉट है, और वो थॉट सिंपल है कि भारत से बदला कैसे लिया जाए। उनका आज तक इस चीज को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए और वो डाइजेस्ट ये नहीं कर पाए कि भैया भारतीय सैनिकों ने एक माइटी टर्की एम्पायर की इस आर्मी को कैसे डिफीट कर दिया। और तो और ये गेम यहां खत्म नहीं होता दोस्तों। 2019 में आप जानते हैं कि जब भारत की सरकार ने अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से एब्रोगेट किया, उस समय पूरे विश्व स्तर पर जब भारत के इस डिसीजन को एक डोमेस्टिक डिसीजन के नाम से बोला जा रहा था, उस समय भारत की सरकार जब ये कह रही थी कि हमारा एक अपना डोमेस्टिक खुद का निर्णय है, उस समय टर्की एक ऐसा देश था जो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर यूनाइटेड नेशंस में चिल्ला रहा था और अनुच्छेद 370 को अपोज कर रहा था, ये कह के कि कश्मीर में भारत की ऑक्यूपेशन इलीगल है। अब आप समझ रहे हैं इतिहास के इन पन्नों को जांचने और पड़तालने के बाद
कि ये जो टर्की का देश है ये भारत से इतनी नफरत क्यों करता है। अब आप समझ रहे हैं कि टर्की जो है आज की डेट में ये खेल कश्मीर में क्यों खेल रहा है। क्योंकि टर्की को दो चीज़ें लगती हैं। टर्की को पहली बात तो ये लगता है कि यदि मैं पाकिस्तान का साथ देकर कश्मीर में उसके स्टैंड को बढ़ावा दूंगा तो मैं भारत पर ऐतिहासिक तौर से वो जख्म लगा पाऊंगा जो मैं आज तक अपने शरीर पे भूल नहीं पाया। वो जख्म जो भारत के सैनिकों ने मुझे विश्व युद्ध 1 के दौरान दिए, टर्की आज की डेट में उस चीज़ का बदला ले रहा है। टर्की आज भी अगर पाकिस्तान का स्टैंड सपोर्ट करता है, आज भी अगर वो खड़े होकर कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान की बात करता है, तो भूलिएगा मत, टर्की आज की डेट में ऐतिहासिक तौर पे हमसे वो बदला ले रहा है। वो बदला टर्की अभी तक भूला नहीं है। और तो और ध्यान दीजिए, खेल यहाँ खत्म नहीं होता। 2019 में अनुच्छेद 370 हमारे संविधान से हटा। उसके बाद 2020 से भारत की सरकार ने पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई चालू करी। और उस समय अगर कोई देश फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि एक पेरिस बेस्ड बॉडी है, पूरे विश्व स्तर पर अगर उसमें कोई एक ऐसा देश था जो आज की डेट में पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट होने से वो रोक रहा था, तो वो टर्की था। वो अमेरिका नहीं था, टर्की था। उसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि FATF पे जहां उसको वीटो की ऑप्शन मिली, जहां उसको वोटिंग की ऑप्शन मिली, उसने पाकिस्तान के फेवर में वोट दिया। टर्की सोचता है कि हमें ये सब चीजें दिख नहीं रही। एक एक चीज का नोट किया जा रहा है, एक एक चीज नोट डाउन करके रखी जा रही है। और तो और भूलिए मत, जब हमने पाकिस्तान को FATF पे ब्लैकलिस्ट करने की मुहिम चलाई, उसी दौरान पाकिस्तान में जो 2 बड़े आतंकवादी संगठन थे जिनको हम पाकिस्तानी तंजीम कहते हैं, लश्कर ए तैयबा हाफिज सईद की लीडरशिप वाला और जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर की लीडरशिप वाला, इन दोनों संगठनों को, इन दोनों तंजीमों को पाकिस्तान ने डिमिनिश करने की कोशिश करी। और उसने डिमिनिश कैसे करा कि उसने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद को बोला कि आप बैक ट्रैक कर जाइए, आप अपने ऑपरेशंस को कश्मीर में थोड़े टाइम के लिए बंद नहीं, कम कर दीजिए। आपके इन ऑपरेशंस को कम करने से एक फायदा ये होगा कि हम FATF में टर्की का सपोर्ट देके टर्की को ये बात समझा पाएंगे ताकि वो हमारा आर्ग्यूमेंट पेश कर पाए कि हम तो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे तंजीमों को सपोर्ट ही नहीं कर रहे। और यही हुआ, क्योंकि 2021-22 से अगर आप देखें तो कश्मीर में आतंकवाद ने एक नया स्वरूप धारण किया है। और ये नया रूप, ये जो है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के स्पॉन्सर्ड नए फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस का है। इसमें लश्कर ए तैयबा की एक नई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, और जैश ए मोहम्मद की नई संगठन बनी है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसका नाम है पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट। आज की डेट में भारत के कश्मीर के साउथ कश्मीर का जो इलाका है, पीर पांजल, राजौरी, पूंछ वाला, जो जम्मू से लेके जम्मू कश्मीर वाला पूरा इलाका है, उस इलाके में यदि अगर कोई संगठन या आज की डेट में कोई तंजीम अगर वहां पर प्रेजेंट है और आतंकवादी हरकतें वहां कर रहा है, तो वहां पर लश्कर तैयबा या जैश ए मोहम्मद नहीं, द रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है। और रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को सपोर्ट करने वाला केवल पाकिस्तान नहीं है, इसके साथ साथ टर्की भी है। क्योंकि रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट ने एक नया अप्रोच भी अपनाया है। और वो जो अप्रोच है वो ये है कि ये दोनों ग्रुप्स आज की डेट में एक इंफॉर्मेशन वॉर चला रहे हैं कश्मीर में। और ये जो इंफॉर्मेशन वॉर है कश्मीर की,
इस इंफॉर्मेशन वॉर को चलाया जा रहा है टर्की के सपोर्ट से। माफ कीजिएगा, टर्की के सपोर्ट से। और इनफैक्ट टर्की ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी MIT का एक व्यक्ति है जिसका नाम है अली कोस्किन, उसको ISI के बाबा उमर के साथ डिप्यूट किया है। आज की डेट में अली केस्किन और बाबा उमर, इन दो लोगों ने दो चीज़ें करी। अली केस्किन ने सबसे पहले ये करा कि भाई उसने बाबा उमर जो ISI का एजेंट है उसके साथ मिलकर रेजिस्टेंस फ्रंट और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को इंफॉर्मेशन वॉर वेज करने की कैपेबिलिटी दी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इन्होंने ये भी करी कि अली केस्किन और बाबा उमर ने मिलकर पाकिस्तान के अंदर K2 डेस्क का रिवाइवल करा। K2 कश्मीर खालिस्तान डेस्क आज की डेट में पंजाब से लेके कश्मीर तक जो ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और ये सारे ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन वॉर वाले हैं, इनको ड्राइव करने वाली सिर्फ ISI अकेली नहीं, बल्कि इसके साथ साथ टर्किश इंटेलिजेंस का ऑफिसर अली केस्किन, ये दोनों हैं। और भूलिएगा मत, अब आप पिछले 25 मिनट को सुनने के बाद ये चीज़ समझ गए होंगे कि टर्की का इंटरेस्ट पंजाब में क्या है, टर्की का इंटरेस्ट खालिस्तान मूवमेंट को रिवाइवल का क्या है। क्योंकि टर्की आज की डेट में उन सिखों से वो बदला लेना चाहता है जिन सिखों ने टर्की को पैलेस्टीन से पीट पीट कर भगाया था। टर्की वो भूला नहीं है। और टर्की आज की डेट में K2 डेस्क जो ISI ने बना रखा है, जिसके तहत वो कश्मीर और खालिस्तान के अंदर इंफॉर्मेशन वॉर कर रहा है। ISI कश्मीर के अंदर रेजिस्टेंस फ्रंट जैश ए मोहम्मद की बनाई हुई पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट का प्रयोग करके टेररिज्म कर रहा है। तो ये एक लार्जर गेम प्लान के तहत हो रहा है। और भारत की RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इस चीज को नहीं समझ पा रही है। भारत की RNAW को अभी भी ये चीज समझ नहीं आ रही, क्योंकि हमें अभी भी ये लग रहा है कि भाई हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो है वो केवल 2 फ्रंट वॉर का है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले भारत के आर्मी चीफ की एक कॉन्फ्रेंस भी हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के आर्मी चीफ ने यही चीज को दोबारा रिटायरेट किया, यही चीज को बोला कि भारत को एक 2 फ्रंट वॉर का सिनेरियो देखना पड़ रहा है। आप सोचने की कोशिश ये कीजिए कि हमारी आर्मी से लेके इंटेलिजेंस तक इस चीज को समझ नहीं पा रही है कि भारत को आज की डेट में जितना खतरा कश्मीर में पाकिस्तान से या चीन से है, भारत के बाकी इलाकों में पाकिस्तान या चीन से है, उतना ही एक बहुत बड़ा खतरा हमें टर्की से है। अब सवाल यही उठता है कि यदि भारत की इंटेलिजेंस अगर कम से कम आने वाले समय में अगर ये चीज़ को समझे और RNAW ये चीज़ को समझे कि जो कश्मीर में हो रहा है उसमें पाकिस्तान अकेला नहीं बल्कि वो टर्की के बिहाफ पे गेम लड़ रहा है, जिसको कंट्रोल करने में RNAW नाकाम और फेल हो गई है, तो RNAW को इवेंचुअली क्या करना चाहिए। RNAW के पास आज की डेट में टर्की को एक सबक सिखाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए आज की डेट में भारत के RNAW को टर्की के आसपास के जो इलाके हैं, और खास करके 2 इलाके जिनसे टर्की खुद बड़ा परेशान है, उसमें से एक है अर्मीनिया और दूसरा है कुर्दिश लोग, जो उस समय विश्व युद्ध 1 से लेकर आज तक कुर्दिस्तान की मांग कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करना शुरू करना पड़ेगा। भारत की RNAW को और कुछ नहीं करना। जिस प्रकार से बलूच लिबरेशन आर्मी का गठन करके बलूच लिबरेशन फोर्स से लेकर बलूचिस्तान में जो हरकतें हैं, उसी प्रकार के सेम
मॉडल को रेप्लिकेट करना है कुर्दिस्तान में। टर्की को ये चीज समझाने की बहुत गहरी आवश्यकता है कि यदि आज की डेट में टर्की अगर भारत के अंदर भारत की कश्मीर और खालिस्तान की फॉल्ट लाइन को एक्सप्लॉइट करेगा, तो भारत आज की डेट में वो मॉरल और फिलोसॉफिकल पावर नहीं है जो बड़ी बड़ी मोरालिटी की बातें करेगा। भारत आज की डेट में ये बात समझ चुका है कि बम का जवाब बम से और गुलाब का जवाब गुलाब से ही दिया जाता है। भारत ये बात अब समझ चुका है और उसको जितना जल्दी हो पाए टर्की को टैकल करने के लिए ये समझना होगा कि हमें अर्मीनिया और कुर्दिस्तान पे फोकस लाना होगा। अब अर्मीनिया का अगर हम क्लासिक केस देखें तो आपको जान के काफी आश्चर्य ये होगा कि पिछले 2 सालों में टर्की और अर्मीनिया के उस कॉन्फ्लिक्ट के बीच में आज की डेट में भारत की सरकार अर्मीनिया के साथ खड़ी है, पर वो एक कूटनीतिक लेवल पर, राजनीतिक लेवल पर है। हम बात कर रहे हैं आरएनएडब्ल्यू की ओर से एक कोवर्ट एक्टिविटी की, और आज की डेट में भारत की आरएनएडब्ल्यू एक कोवर्ट एक्टिविटी यदि करे तो उसको कुर्दिस्तान के उस इलाके को सपोर्ट करना होगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि कुर्दिश लोग आज की डेट में इराक से लेके सीरिया में भी बसे हैं, और सीरिया में बशर अल असाद का जो रेजीम है वो वैसे भी भारत के एंटी नहीं है, क्योंकि बशर अल असाद एक अलावी शिया है, अलावी है और अलावी शिया का एक सबसेक्ट है। और भारत में शिया मुसलमान जो हैं उनका लिंक एक्सप्लोर करके हम लोगों ने सीरिया से अपने रिश्ते बरकरार रखे हैं। भारत के रिश्ते शिया ईरान से कभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए। थोड़ा सा बीच में एक लिमिटेड फेज डाउन स्विंग का जरूर आया था, लेकिन शिया ईरान आज की डेट में भी भारत के खिलाफ कोई गतिविधि नहीं करता। आज की डेट में भारत की आरएनएडब्ल्यू को इसी चीज को समझना है और ये चीज इंश्योर करनी है कि ईरान, रशिया और सीरिया के साथ मिलकर उसको कुर्दिश मूवमेंट को सपोर्ट इस प्रकार से करना है कि उसका मैसेज टर्की के अंदर एर्डोगन के कानों तक जाए और एर्डोगन की रूह कांप जाए ये सोच के कि उसके बगल के इलाके में कहीं ऐसा ना हो कि एक बांग्लादेश का गठन हो जाए। क्योंकि आज की डेट में भारत अगर कुछ करना चाहे, एक कोवर्ट लेवल पर आरएनएडब्ल्यू को कुर्दिश मूवमेंट को सपोर्ट करना होगा। तो आई होप आज की इस वीडियो के बाद आपको इस चीज की क्लैरिटी पूरी हो गई होगी कि टर्की भारत से इतनी नफरत क्यों करता है, और अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि टर्की का गेम प्लान पंजाब और कश्मीर में क्या और क्यों है। धन्यवाद।